नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने कहा था कि हम हिंदी की एक एक चैप्टर की एक एक क्लास जल्दी से जल्दी लाते जाएंगे और पूरी हिंदी को कंप्लीट करवाएंगे। तो हमने 2 दिन पहले वर्णमाला पार्ट 1 पढ़ा था और आज हम आपके सामने वर्णमाला पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम व्यंजनों के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन व्यंजन होते क्या हैं? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर मिला होता है। जैसे कि हम बोलेंगे का, खा, गा, तो सब में आ का उच्चारण आ रहा है पीछे। इसका मतलब प्रत्येक व्यंजन में आ वर्ड या आ स्वर मिला होता है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, 33 मानी गई है। कौन कौन से व्यंजन जो 33 इन 33 व्यंजनों में आ रहे हैं वो हैं तुम्हारे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग में का, खा, गा, घा और अंगे। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और अइया। टा वर्ग में टा, ठा, डा और ढा और अणा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा। उसके बाद या, रा, ला और वा, तीनों सा और हा, तीनों शा और हा। और इन तीनों शा का क्रम याद रखना हमेशा। सबसे पहले सीटी वाला सा आता है, फिर षटकोट वाला, फिर सपेरा वाला और उसके बाद हा आता है। तो मुझे उम्मीद है कि व्यंजन का बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं, व्यंजनों के वर्गीकरण पर चलते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण, जिसमें कि हम देखेंगे कि कौन कौन से व्यंजन होते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़े से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ को स्पर्श करती है। मतलब जो हवा हमारे मुख के किसी भी स्थान को स्पर्श करती है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। अब कौन कौन से 25 व्यंजन हैं वो आइए देखते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन सब के में 5-5 जो व्यंजन आ रहे हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन्हीं व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कह देते हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ। इन 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 25 व्यंजनों को यहाँ तक, इन 25 व्यंजनों को यहाँ तक हम स्पर्श व्यंजन कह देते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, स्पर्श व्यंजन ना पूछिए, कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या। जब कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या लगा दी जाए तो इसका मतलब वो 27 हो जाते हैं, क्योंकि उस समय उनमें वह द्विगुण व्यंजनों को भी जोड़ रहा है। द्विगुण व्यंजन डा और ढा को बोलते हैं। इनको द्विगुण की जगह उत्क्षिप्त भी बोल देते हैं, ताड़ित व्यंजन भी बोल देते हैं। इसलिए बोल रहे हैं इनको हम क्योंकि ये दो गुण दिखाते हैं। दो गुण कैसे दिखाते हैं कि अगर ये शब्द में पहले आ जाएं तो अपना ही उच्चारण लेते हैं, जैसे ढक्कन या डलिया। और अगर ये शब्द में बीच में आए तो ये हा का कुछ साउंड देते हैं, हा का उच्चारण जैसे जैसे पढ़ाई, लड़ाई। तो इसलिए इनको ये दो गुण दिखाते हैं, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं हम संयुक्त व्यंजनों के बारे में। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छा, त्र, ज्ञा और सरा। जबकि हम जानते हैं कि जो छा है वो का और शा से मिलकर बना होता है। जब हम इंग्लिश में छा को साइड टाइप करेंगे तो के, एस, एच ऐसे करेंगे ना, तो का और शा ऐसी, ता और रा, तरा को हम टाइप करेंगे तो ता और रे से मिलकर बना होता है। ज्ञानी बना होता है जा और अइया से मिलके, और श्रा बना होता है शा और रा से मिलके। तो छ, त्र, ज्ञा और श्रा, मुझे उम्मीद है कि ये संयुक्त व्यंजन भी आपको आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं हम। अब है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्थान स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो। मतलब जिनका उच्चारण स्थान स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित हो उनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से 4 होती है? या, रा, ला, वा। अब देखते हैं हम इनमें या और वा को अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर इसलिए कहते हैं कि ये कभी कभी स्वर की जगह पे भी हो जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं। जैसे कि क आ भी लिख देते हैं हम और क वा भी लिख देते हैं।
ऐसे ही चाहिए ये भी लिख देते हैं, चाहिए ये भी लिख देते हैं, तो ये दोनों अर्धस्वर की तरह काम करते हैं। रा को लुंठित इसलिए बोलते हैं क्योंकि रा को लुंठित, हम जब रा को बोलेंगे, रा को लुंठित या प्रकंपित दोनों बोले जाते हैं। जब हम रा बोलते हैं तो हमारी जीभ सिकुड़ जाती है, इसलिए लुंठित और प्रकंपित रा को बोलते हैं। ला को पार्श्विक इसलिए बोलते हैं कि ला को जब हम बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो गोल होकर उसके पास से होकर हवा निकल जाती है, इसलिए पार्श्विक बोलते हैं ला को। अब आगे हम पढ़ते हैं ऊष्म व्यंजनों के बारे में। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो जिन वर्डों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकले, यानी इन वर्डों का उच्चारण करते समय मुंह से जो गर्म हवा निकलेगी, गर्म भाप निकलेगी। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 ही होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से 4 होते हैं? ये देख लीजिए, ये 4 होते हैं, शा, श, सा और हा। सबसे पहले सीटी वाला सा, फिर सटकोट वाला सा, फिर सपेरा वाला सा और फिर हा। ये 4 ऊष्म व्यंजन में आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ऊष्म व्यंजन भी आपको समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं आगे का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण होगा घोषत्व के आधार पर, मतलब वाइब्रेशन, कंठ में कंपन के आधार पर। तो सबसे पहला होता है अघोष। अघोष क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। जब हम इन वर्डों को बोलेंगे तो स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगी। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है, मतलब प्रत्येक वर्ग का, जैसे कि ये वर्णमाला है तो फर्स्ट और ये वाला सेकंड, ये दोनों अघोष होते हैं। ये दोनों पूरे, ये दोनों यहाँ तक, बस इनमें से ये इन 2500 की बात हो रही है, बस पहला और दूसरा इनका। और उसके बाद आगे देखते हैं क्या कह रहा है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। अघोष वर्डों की संख्या अगर बात करें तो कितने, मतलब अघोष व्यंजन कितने होंगे टोटल? तो पहला दूसरा वर्ड तो 10 तो ये हो गए टोटल, हर एक लाइन का पहला और दूसरा वर्ड 10 तो ये हो गए। और ऊष्म व्यंजन 3 ही। कौन कौन से 3? तीनों सा, हा नहीं है इसमें अघोष में, तीनों सा, हा जो सघोष में आएगा। तो तीनों सा इसमें हो गए, तो टोटल 13 ऐसे व्यंजन होते हैं जो अघोष होते हैं। टोटल 13 ऐसे व्यंजन होते हैं जो अघोष होते हैं, 13। तो मुझे उम्मीद है कि अघोष समझ में आ गया होगा। आइए अब बात करते हैं सघोष के बारे में। जिन ध्वनियों का उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। अब अघोष में तो कंपन नहीं होती थी, अब स्वर तंत्रियों में कंपन होगी सघोष में। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन सघोष होता है। सघोष वर्डों की अब संख्या देखेंगे हम। सघोष वर्डों की संख्या तीसरा, चौथा, पांचवा प्रत्येक वर्ग का होगा, तो मतलब 15 तो ये हो गए। तीसरा, चौथा, पांचवा ये 2 तो पहले अघोष थे और इसके बाद के ये तीनों, यहाँ से यहाँ तक ये तीनों सघोष हैं। ये पूरी लाइन है यहाँ तक, ये लाइन है, ये सघोष हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आइए, तो कितने हो गए अब टोटल? हम सघोषों की संख्या गिन रहे हैं, तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड हो गया प्रत्येक का, तो 15 तो ये हो गए। अंतस्थ व्यंजन भी इसी में आते हैं सघोष में, या, रा, ला, वा, 4 वो हो गए। एक ऊष्म 3 आए थे ना यहाँ पर ऊपर, तो एक यहाँ आ जाएगा जो हा है, यहाँ पे आता है, हा से हल। और फिर सभी स्वर, मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में स्वर वाले में, सभी स्वर सघोष तथा अल्प प्राण होते हैं, तो इसमें सभी स्वर भी आते हैं। तो अब हम टोटल संख्या इनकी जब काउंट करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये 31 हो जाएगी इनकी संख्या, ये 31 हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि सघोष आपको समझ आ गए होंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का, अंतस्थ व्यंजन, एक ऊष्म व्यंजन और सभी स्वर इसमें आते हैं। चलिए आगे देखते हैं वर्गीकरण। अब प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण है व्यंजनों का, मतलब हवा निकलने, प्राण मतलब हवा निकलने के आधार पर। तो सबसे पहले अल्प प्राण देखते हैं क्या है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब हवा, तो अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब एक छोड़ के एक, उसको हम अल्प प्राण कह देते हैं। जैसे कि हमारी ये वर्णमाला है, यहाँ से तो हम क्या करेंगे, ये रहो पहला, उसके बाद तीसरा और इसके बाद पांचवा, ये व्यंजन
एक छोड़ के एक, इनको बोलेंगे अल्प प्राण। अब अल्प प्राणों की संख्या देख लेते हैं। तो अल्प प्राणों की संख्या क्या है, वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अक्षर 15, तो ये हो जाएंगे। और अंतस्थ व्यंजन भी इसी में आते हैं, अल्प प्राण में सभी स्वर इसमें आते हैं, और एक अनुस्वर आता है। टोटल मिला के इनकी भी संख्या 31 ही होती है। तो अल्प प्राण की भी संख्या 31 होती है। सघोष और अल्प प्राण की संख्या 31 होती है। अभी हमने पढ़ा था ना सघोष के बारे में, ये रहा, यहाँ पे भी 31 ही थी। तो अल्प प्राण की भी संख्या 31 ही होती है। यहाँ पे इसको हमें ध्यान रखना है, अल्प प्राण में एक अनुस्वर भी आता है। तो पहला तीसरा पांचवा वर्ग का व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, सभी स्वर और एक अनुस्वर। आइए अब आगे पढ़ते हैं महाप्राण के बारे में। महाप्राण देखते हैं, महाप्राण में क्या कह रहा है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, मतलब अभी तक हम अल्प प्राण में कम हवा के बारे में पढ़ रहे थे, कम हवा निकले, अल्प हवा निकले, अब अधिक हवा निकले। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, मतलब पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण में आ रहा था, तो दूसरा चौथा महाप्राण में आएगा। अब महाप्राणों की संख्या याद करेंगे तो दूसरा चौथा व्यंजन तो 10 तो ये हो गए। उसके बाद ऊष्म व्यंजन चारों इसी में आ जाते हैं और एक विसर्ग आएगा। अनुस्वर इधर आ रहा था ऊपर, विसर्ग नीचे आ जाएगा, तो ये भी 15 हो जाते हैं। तो अब हम एक बार सबकी संख्या एक और बार देख लेते हैं। अघोष की संख्या 13 हो जाती है, पहला दूसरा वर्ड, अघोष में पहला दूसरा वर्ड और ऊष्म व्यंजन 3, तो ऐसे करके 13 हो जाती है। सघोष में तीसरा चौथा पांचवा वर्ड 15 तो हो गए। अंतस्थ व्यंजन भी आ जाते हैं, ऊष्म व्यंजन एक आता है, हा से हल, और स्वर आ जाते हैं सभी। उसके बाद अल्प प्राण की बात करेंगे तो पहला तीसरा और पांचवा, एक छोड़ के एक एक वर्ड, पहला तीसरा और पांचवा वर्ड 15 हो गए। अंतस्थ व्यंजन 4 और स्वर 11, और एक आता है इसमें अनुस्वर, ऐसे करके 31 संख्या होती है अल्प प्राण की। और महाप्राण की अगर बात करेंगे तो दूसरा और चौथा जो अल्प प्राण से बच गए थे वो महाप्राण में आते हैं, दूसरे चौथे व्यंजन 10 तो ये हो गए, 4 ऊष्म व्यंजन और एक विसर्ग, टोटल मिला के 15 महाप्राण में आते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं अब इनके उच्चारण स्थान क्या क्या हैं। तो उच्चारण स्थान याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको ऐसे याद करें कि सबसे पहले कंठ आता है, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। तो इसको KTM, जो बाइक होती है उसके नाम से याद रखो, KTM-DO, जैसे KTM-DO, या फिर KTM-2, किसी से KTM-2 ऐसे करके बोल रहे हो। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये आपको फिक्स एकदम क्रम से याद हो जाएंगे। तो हम जानते हैं सबसे पहले का वर्ग आता है, फिर चा वर्ग आता है, फिर टा वर्ग आता है, फिर ता वर्ग आता है, फिर पा वर्ग आता है। तो कंठ से का वर्ग पूरा बोला जाएगा, तालु से चा वर्ग पूरा बोला जाएगा, कंठ से का वर्ग, तालु से चा वर्ग, मूर्धा से टा वर्ग, दंत से ता वर्ग और ओष्ठ से पा वर्ग। ये इनके उच्चारण स्थान हैं। अब जो बच गए हैं हा को, अब हमारे बचे कौन से, ये तो हमने स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान बता दिया। अभी अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण स्थान बचा। तो यहाँ पे हा से हल, जो कि ऊष्म व्यंजन है, वो कंठ से बोला जाएगा। शा, सीटी वाला शा और या, ये तालु से बोले जाएंगे। सा से षटकोट और रा से रथ, ये मूर्धा से बोले जाएंगे। और दंत से बोले जाएंगे सा और ला, ओष्ठ से बोला जाएगा वा। तो ये अब ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजनों का भी उच्चारण स्थान यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अभी जो बच गए हैं उनके उच्चारण स्थान देखते हैं, जैसे वात्सर्य या मसूड़े या दंतमूल। सा रा ल, इससे सरल बोले, सा रा और ला इससे बोले जाएंगे। मतलब अगर आप यहाँ देखोगे तो सा और ला यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, क्योंकि इनमें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है दंतमूल। कभी कभी क्वेश्चन में दंतमूल ना देके वत्सर्य या मसूड़े दे देता है, तो वहाँ पे भी आप उस पर टिक लगाएंगे कि सा और ला का उच्चारण स्थान अगर पूछे, सा रा और ला का, और ऑप्शन में वत्सर्य मसूड़े दे रखा हो, दंतमूल ना दे रखा हो, या फिर रा के लिए मूर्धा ना दे रखा हो, तो आप वत्सर्य मसूड़े टिक लगाएंगे, क्योंकि ये सही होगा एकदम। ऐसे ही दांत और ओष्ठ, जब हम वा बोलेंगे दांत और होठ दोनों टच होते हैं, तो इसलिए वा को यहाँ पर भी रखा गया है। ओष्ठ आ जाए तो ओष्ठ पर भी टिक लगाएंगे, अगर दंत ओष्ठ आ जाए तो पहले दंत ओष्ठ पर प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, क्योंकि वा का सही उच्चारण स्थान दंत प्लस ओष्ठ है। ये तो बस आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए था। बाद बाकी मुझे उम्मीद है आपको उच्चारण स्थान आ गए होंगे।
आइए आगे देखते हैं। अब उच्चारण स्थान हम देखेंगे संयुक्त व्यंजनों का। जैसे छा है, तो छा किन किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है? का और शा से। तो का कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। ये रहा कंठ से का। और शा कहाँ से बोला जाता है? शा बोला जाता है मूर्धा से। तो इसलिए छा का उच्चारण स्थान है कंठ मूर्धा। आपको समझ आ गया होगा छा का उच्चारण स्थान। अब आगे देखते हैं। अब त्रा का त्रा किन दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है? ता और रा से। तो ता का उच्चारण स्थान कहाँ है? ये रहा दंत। यहाँ है ता का उच्चारण स्थान दंत। ता का उच्चारण स्थान दंत है। अब हम देखेंगे कि और फिर ता के बाद रा का उच्चारण स्थान ये रहा। इसमें टेबल के हिसाब से देखेंगे। ता का दंत, रा का मूर्धा, तो दंत मूर्धा से बोला जाएगा त्रा। ज्ञा का उच्चारण स्थान क्या है फिर? जा और अय्या। जब ज्ञा का उच्चारण स्थान देखेंगे तो जा और ये अय्या एक ही लाइन में आ रहे हैं दोनों। जब हम ज्ञा का उच्चारण स्थान देखेंगे तो जा और अय्या एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो या तो ये दोनों तालु में आ रहे हैं, तो इसका उच्चारण स्थान या तो फिर तालु ही होगा या फिर कंठ तालु भी ऑप्शन में मिल सकता है, वो भी सही होगा। ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं जा और अय्या। इसका तो हमें ज्ञा का उच्चारण स्थान बहुत ध्यान रखना है। या तो तालु ही ऑप्शन में मिलेगा और या कंठ तालु मिलेगा, एक मिलेगा, दोनों में से दोनों ही सही होंगे। अब आते हैं श्रा का उच्चारण स्थान पे। तो शा और रा हम देखते हैं श्रा में कौन कौन से हैं। शा सीटी वाला शा, ये रहा यहाँ पे सीटी वाला सा, देखिए ये रहा। और रा ये रहा। तो दोनों किस किस? शा तो तालु पे है और रा मूर्धा पे है, तो दोनों सही हैं। तालु प्लस मूर्धा। तो मुझे उम्मीद है आपको उच्चारण स्थान समझ आ गए होंगे संयुक्त व्यंजनों के भी। जिन वर्डों से वो मिलके बने हैं वही उनके उच्चारण स्थान होंगे दोनों। आइए अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं आयोगवाह। हमें पता है कि अंग और आहा को, छोटी अंग और बड़ी अंग को आयोगवाह के रूप में हमने अलग रखा हुआ है। ना तो ये स्वर में आते हैं ना ये व्यंजनों में आते हैं, इनका एक अलग आयोगवाह है। ये अंग को बोलते हैं, छोटी अंग को अनुस्वार बोलते हैं, बड़ी अंग को विसर्ग बोलते हैं। और अब हमारा लास्ट टॉपिक जो कि आज का जो है शब्दकोश में अक्षरों का आने का क्रम। कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी शब्दकोश में अक्षरों का क्रम बताइए, का के बाद क्या आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारी वर्णमाला के अनुसार ही होता है, बस कुछ इसमें थोड़ा बहुत बदलाव होता है। अगर आप उसे याद रख सकें तो देखिए, सबसे पहले ये अंक की बिंदी वाला आएगा, फिर छोटी अंक बड़ी अंक, सबसे पहले अंक की बिंदी का, फिर छोटी अंक और बड़ी अंक। देन उसके बाद फिर आप लगातार आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, ऐसे जैसे वर्णमाला में चलता है वैसे ही क्रम चलेगा यहाँ भी। उसके बाद का के बाद यहाँ छा आएगा, छा, क्योंकि हमने ध्यान किया होगा कि संयुक्त व्यंजनों में जो ये छा है ये किससे मिलके बना है? का और शा से। तो जिससे मिलके बना उसी के बाद आ जाता है। संयुक्त व्यंजन ही इसमें ध्यान रखने की चीज़ है। का के बाद छा आएगा। ऐसे ही जा के जो ज्ञा है वो किससे बन के बना है? जा और अय्या से, तो इसलिए जा के बाद ज्ञा आ जाएगा। ऐसे ही ता है किससे मिलके बना है? त्रा है जो, ता और रा से, तो ता के बाद त्रा आ जाएगा। ऐसी श्रा है, श्रा किससे मिलके बना है? शा और रा से, तो शा सीटी वाला उसके बाद श्रा आ जाएगा। बस इन्हीं सब का ध्यान रखना है तो आपका शब्दकोश के अक्षरों का आने का क्रम क्लियर हो जाएगा। एक और बार देख लेते हैं। सबसे पहले अंक की बिंदी वाला, फिर छोटी अंक, बड़ी अंक, और फिर नियमित क्रम से वर्णमाला चलेगी, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी। उसके बाद का के बाद छा आ जाएगा क्योंकि ये का और शा से मिलकर बना होता है। जा के बाद ज्ञा आ जाएगा। ता के बाद त्रा आ जाएगा क्योंकि ये ता और रा से त्रा मिलकर बना होता है। और शा के बाद श्रा आ जाएगा। इसको एक बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्णमाला अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हमारी वर्णमाला आज ख़त्म होती है और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये अपने आप में एक संपूर्ण वर्णमाला है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।